हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं कमरप्रीत सिंह और आप देख रहे हैं हर्ब्स का इंजीनियर चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गौमूत्र के बारे में। क्या गौमूत्र का इस्तेमाल आपको कोई फायदा पहुंचाएगा या नहीं पहुंचाएगा, आज हम इस बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको लगे वीडियो अच्छी, इसको लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल का आइकॉन तो जरूर दबा दें। आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना को टाइम खराब किए हुए, बिना को टाइम वेस्ट किए हुए। तो दोस्तों, जितनी भी जानकारी हम आपको टेकी इंजीनियर चैनल और हर्ब्स का इंजीनियर चैनल पर देते हैं, वो साइंटिफिकली और आयुर्वेद के हिसाब से प्रमाणित होती है। हम आपको ऐसी कोई जानकारी नहीं देते जिसका हम आपको प्रमाण नहीं दे सकें। तो दोस्तों, मैं ये बात मानता हूं कि जो वाग्भट ऋषि हैं, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि जो गौमूत्र है ये एक बहुत बढ़िया औषधि है, लेकिन उन्होंने आयुर्वेद के अंदर ऐसा कुछ नहीं लिखा कि इसको आप अपनी रोजाना की दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। जब आपको कोई बीमारी हो, आपको किसी औषधि की जरूरत हो, तो उन परिस्थितियों में आप गौमूत्र का सेवन कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने इसके लिए कुछ चुनिंदा बीमारियों का ही वर्णन किया है। लेकिन आजकल के जो हमारे साधु संत हैं या जो बाबा लोग हैं, बाबा रामदेव भी इनके बीच में ही आते हैं। बाबा रामदेव तो कई बार अगर मूड में हो तो बहुत आगे तक निकल जाते हैं। बाबा रामदेव तो गौमूत्र से कैंसर का, यूरिक एसिड का और फैटी लीवर का इलाज तक कर देते हैं। अब मुझे समझ में नहीं आता कि बाबा रामदेव फैटी लीवर का, यूरिक एसिड का और कैंसर का इलाज गौमूत्र से कैसे करेंगे। एक भाजपा की पागल सांसद भी है, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, वो अपने आप को संत घोषित किए बैठी है। मेरे हिसाब से उससे बेवकूफ औरत हिंदुस्तान के अंदर पैदा नहीं हुई। वो कहती है कि उसका कैंसर गौमूत्र से ठीक हुआ है। तो मैं उससे पूछना चाहता हूं कि 2008 में, 2012 में और 2017 में जो उसने अपने ब्रेस्ट कैंसर के 3 ऑपरेशन करवाए हैं, वो उसने किस वजह से करवाए हैं। अगर गौमूत्र से वो ठीक हो ही गई थी, फिर उसको सर्जरी जैसा इतना बड़ा कांड करने की जरूरत क्या थी। अब हम गौमूत्र पर बात करते हैं। गौमूत्र पित्त को बढ़ाता है, रूक्षता को, ड्राईनेस को, हमारे शरीर के अंदर ड्राईनेस को बढ़ाता है। ये वात और कफ दोष को संतुलन में लाएगा। तो इस वजह से जो कफ दोष के बिगड़ने से हमको 20 रोग होते हैं, उन रोगों में ये कफ दोष को ठीक करने में कुछ मदद कर सकता है, क्योंकि ये कफ दोष को ठीक करेगा और ये वात दोष को ठीक करेगा। इस वजह से जितनी भी बीमारियां कफ दोष और वात दोष की वजह से हमको होती हैं, उन बीमारियों की औषधि के रूप में इसको घोषित कर दिया जाता है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ये वात और कफ दोष दोनों को संतुलन में लाएगा, दोनों को ठीक करेगा। अब बहुत से ऐसे बाबा हैं जो खुलेआम ऐसी स्टेटमेंट दे देते हैं कि आपको गौमूत्र का प्रयोग रोज करना चाहिए, और ऐसे बहुत से भोले भाले लोग हैं जो इस बात को सुनकर गौमूत्र का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ऐसी बहुत सी शर्तें हैं जो ऐसे बाबाओं को साथ बतानी चाहिए। जिन लोगों का पित्त पहले से ही बढ़ा हुआ है, ऐसे लोगों को गौमूत्र 100% नुकसान करेगा। जिन लोगों के शरीर के अंदर पहले से ही बहुत रूक्षता है, जिन लोगों के शरीर के अंदर पहले से ही बहुत ड्राइनेस है, ऐसे लोगों को गौमूत्र 100% नुकसान करेगा। गर्मी के मौसम में गौमूत्र 100% नुकसान करेगा, क्योंकि उन दिनों में हमारे शरीर के अंदर रूक्षता, हमारे शरीर के अंदर ड्राइनेस पहले से ही बढ़ी होती है। सर्दी के मौसम में, विंटर के मौसम में गौमूत्र 100% नुकसान करेगा, क्योंकि उन दिनों में पित्त दोष हमारे शरीर के अंदर पहले से ही बढ़ा होता है। तो फिर सर्दियों में भी नुकसानदायक, गर्मियों में भी नुकसानदायक। ये मेरा नहीं, ये वाग्भट ऋषि का कहना है। तो फिर किस बेस पर ये बाबा लोग कहते हैं कि आपको गौमूत्र का सेवन करना चाहिए। हाँ, औषधि के तौर पर कभी कभार आप इसका सेवन कर सकते हैं। जब आपको वात दोष की वजह से या कफ दोष की वजह से कोई रोग हो, तो उस परिस्थिति में उस रोग का इलाज नहीं,
अपने वात दोष और कफ दोष को बैलेंस करने के लिए आप इसका सेवन कर सकते हैं। बाबा रामदेव दावा करते हैं कि फैटी लिवर गौमूत्र से ठीक हो जाएगा। फैटी लिवर पित्त दोष की वजह से होने वाला रोग है और गौमूत्र आपके शरीर के अंदर पित्त दोष को और बढ़ाएगा। मुझे समझ में नहीं आता कि फैटी लीवर गौमूत्र से कैसे ठीक हो जाएगा। बाबा रामदेव कहते हैं कि यूरिक एसिड गौमूत्र से ठीक हो जाएगा। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि जिस इंसान का यूरिक एसिड बढ़ता है ऐसे इंसान को प्रोटीन्स कम खाने की सलाह दी जाती है। उसका एक कारण होता है जो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स हैं ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं और प्रोटीन्स के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी होती है और इसी नाइट्रोजन से यूरिया बनता है, इसी नाइट्रोजन से यूरिक एसिड बनता है। इसी वजह से आपको नाइट्रोजन कम कंज्यूम करने के लिए कहा जाता है ताकि आपका यूरिक एसिड नहीं बढ़े। और जो गौमूत्र है इसके अंदर यूरिया काफी मात्रा में होता है, तो अगर आप यूरिया सीधा सीधा कंज्यूम करेंगे तो मुझे समझ में नहीं आता आपका यूरिक एसिड कैसे कम होगा। बाबा रामदेव कहते हैं कि गौमूत्र कैंसर का इलाज है। ये इस वजह से कहते हैं कि गौमूत्र की जो पीएच है वो 8 से 10 के बीच में होती है। पीएच वो पैमाना होता है जिससे हम किसी भी चीज का तेजाबीपन नापते हैं। पानी की पीएच 7 होती है, वो न्यूट्रल होता है और जिन चीजों की पीएच 6, 5, 4, 3, 2 ऐसे ऊपर की तरफ होगी उतना तेजाबीपन उस चीज के अंदर बढ़ता जाएगा और जिस चीज की पीएच 7 से इस तरफ 8, 9, 10 की तरफ होगी उतनी वो चीज अल्कलाइन होती जाएगी। ये लोग इसी वजह से ये बात कहते हैं कि गौमूत्र की पीएच अल्कलाइन है, 8 से 10 के बीच में है। इस वजह से वो कैंसर का इलाज कर देगा। दूसरी एक और वजह जिस वजह से ये कहते हैं कि गौमूत्र कैंसर का इलाज कर देगा, गौमूत्र एक बहुत बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट है। तो मैं ऐसे बाबाओं से पूछना चाहता हूं कि ऐसी बहुत सी और चीजें हैं जो बहुत अच्छी एंटीऑक्सीडेंट हैं, ऐसी बहुत सी और चीजें हैं जिनकी पीएच 8 से 10 के बीच में है, तो क्या वो भी कैंसर का इलाज कर देंगी? इतनी बात से कैंसर का इलाज नहीं होता। तो इसलिए मेरी यही विनती है कि लोगों में गलत ज्ञान नहीं बांटें। जब भी स्टेटमेंट दें पूरी स्टेटमेंट दें, गलत और कम स्टेटमेंट नहीं दें। गौमूत्र सिर्फ वात और कफ दोष को सही करेगा, इस बात से मैं सहमत हूं। यह एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, मैं इस बात से भी सहमत हूं। इसकी पीएच है वो 8 से 10 के बीच में होती है, लेकिन इस बात के लिए बहुत सारी शर्तें हैं। जो गाय है उसने जो चारा खाया हो उसके ऊपर पेस्टिसाइड्स का प्रकोप नहीं हो, वो गाय खुले मैदान के अंदर घास चरती हो, वो गाय को ऐसे कोई इंजेक्शंस नहीं लगाए गए हों जिससे उसका दूध बढ़ाया जाता है। आजकल गाय को एस्ट्रोजन से भरपूर इंजेक्शंस लगाए जाते हैं जिस वजह से उनका दूध बढ़ता है। ऐसी गाय के मूत्र की पीएच 8 से 10 के बीच में नहीं आएगी। तो इस वजह से पीएच के मामले में बहुत सारी शर्तें हैं, अगर वो पूरी होंगी तभी आप औषधि के रूप में इसको उपयोग कर सकते हैं। वैसे आयुर्वेद के हिसाब से ये औषधि है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसका आप रोजाना प्रयोग नहीं करें। कभी कभार अपने वात और कफ दोष को नियंत्रण में लाने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आगे आपकी मर्जी है। अगर आपको लगे वीडियो अच्छी, इसको लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल का आइकॉन तो जरूर दबा दें। तब तक के लिए शब्बा खैर, नमस्कार, वंदे मातरम।